नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी। तो बच्चों, आज हम शेमुसी के आखिरी पाठ जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम, उसके प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम इस पाठ से इस वीडियो से पहले इसके पाठ की वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको प्रश्न और उत्तर भली भांति बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर को जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर हमें एक पद में देना है। तो पहला प्रश्न है अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। अन्न का कौन सा वह भाग होता है जो मन कहलाता है। उत्तर में हम लिख देंगे योनिष्ठः, अर्थात जो सबसे छोटा भाग होता है, सबसे लघु भाग अन्न का होता है वह मन कहलाता है। दूसरा है मध्यमानस्य दग्धनः अनिष्टः भागः किम भवति। मथे हुए दही का जो सबसे लघु भाग होता है, अनिष्टः अर्थात सबसे लघु भाग, वह कौन सा होता है। तो उत्तर में हम लिख लेंगे सर्पिः। सर्पिः अर्थात घी। घी जो होता है वह मध्यमान अर्थात मथे हुए दही का सबसे छोटा भाग होता है। तीसरा प्रश्न है मनः कीदृशम भवति। मन कैसा होता है। तो मन होता है अन्नमयम मनः भवति। मनः भवति अन्नमयम। उत्तर में लिख लेंगे आप अन्नमयम। फिर है तेजोमयी का भवति। तेजोमयी अर्थात अग्नि सदृश क्या होती है। तेजोमयी क्या होती है तो आप उत्तर में लिख देंगे वाक या वाणी को। फिर है पाठेस्मिन आरुणि कम उपदिशति। इस पाठ में आरुणि जो थे वह किसको उपदेश देते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे श्वेत केतुम, कि श्वेत केतु को आरुणि उपदेश देते हैं। वत्स चिरंजीव इति कह वदति, कि वत्स चिरंजीव रहो, चिरकाल तक जीवित रहो, ऐसा वाक्य किसने किसको कहा। तो यह वाक्य आरुणि ने श्वेत केतु को कहा था। उत्तर में हम लिख देंगे इसको कि आरुणि। और अंतिम प्रश्न है अयम पाठः कस्मात् उपनिषदः संग्रहीतः। यह जो पाठ है वह किस उपनिषद से ग्रहित किया गया है, लिया गया है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे छांदोग्योपनिषदः। छांदोग्योपनिषद से इस पाठ को लिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 की अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देने हैं। पहला प्रश्न है श्वेत केतु सर्वप्रथमं आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति, कि सर्वप्रथम श्वेत केतु आरुणि से किस विषय पर प्रश्न पूछता है। तो उत्तर में लिख देंगे कि श्वेत केतु सर्वप्रथमं आरुणिम मनसः विषये पृच्छति, कि सबसे पहले श्वेत केतु आरुणि से मन के विषय में प्रश्नों को पूछता है। दूसरा प्रश्न है आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, कि आरुणि प्राण के स्वरूप का किस प्रकार उसको निरूपण करता है, किस प्रकार निर्धारित करते हैं। तो उत्तर लिख देंगे हम आरुणि प्राण स्वरूपम निरूपयति यत् पीतानाम अपाम यो अनिष्ठः भागः सः प्राणः इति, कि पिए हुए जल का जो सबसे लघु भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है, वह प्राण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। मानवों के अंदर जो चेतांसी अर्थात मन की जो प्रक्रियाएं होती है वो कैसी होती है। तो मानवानां चेतांसी किस प्रकार से होती है मानवों की चेत अर्थात मन, कि ये यादृशानि अन्नादिकम गृह्णन्ति तादृशानि एव भवति। अर्थात उनका जो मन होता है वह कैसा मन होता है कि जैसा वो अन्न खाते हैं, यादृशानि अन्नादिकम गृह्णाति, जिस प्रकार का वह अन्न खाते हैं वैसा ही मनुष्य का मन भी होता है। चौथा प्रश्न है सर्पी ही कहा भवती। सर्पी अर्थात घी क्या होता है, कैसे निकलता है। उत्तर हम लिख देंगे मध्यमानस्य ददनः यो अणिमा सह ऊर्ध्वम समुदिशति तत्सर्पी भवति, कि मथे हुए दही में से जब हम दही का मंथन करते हैं, उसको मथते हैं, तब उस ऊपरी आने वाले हिस्से को जो ऊपर की ओर आता है उस हिस्से को हम सर्पी कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है इसका कि आरुणेः मतानुसार मनः कीदृशं भवति। आरुणि के अनुसार, आरुणि के मतानुसार मन कैसा होता है। तो आरुणेः मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। आरुणि के मत के अनुसार मन जो होता है वह अन्नमय होता है, अर्थात जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होता है।
प्रश्न नंबर 3 है, देखिए कि अस्तंभस्य पदानि व स्तंभेन दत्तैहि पदैहि सह यथा योग्यम योजयत, कि दिए गए आ और बा के जो कॉलम है उनको आपको मिलाकर के लिखना है। यथा योग्यम योजयत, जैसा योजन करना है वैसा ही हमें उसका योजन करना है। तो जैसे पहला है मनः, तो मनः कीदृशः भवति, तो मनः अन्नमयम भवति। मन के सामने आप अन्नमयम शब्द को लिख लेंगे, जिससे कि उसका जो योजन होगा वो सही योजन हो जाएगा कि मनः अन्नमयम। दूसरा है प्राणः, तो प्राणः आपोमयम, प्राणः आपोमयम भवति। और तीसरा है वाक्, वाक् कैसी, तो वाकः वाक् तेजोमयम भवति। वाक् जो होती है वह कैसी होती है, तेजोमयम। इसी का दूसरा नंबर है कि अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों को आप में से पाठ में से चुन करके उनके विलोम शब्दों को यहां पर लिखना है। पहला है जैसे गरिष्ठः, गरिष्ठः अर्थात हो जाता है बहुत ज्यादा, दीर्घ भाग। गरिष्ठः शब्द का तात्पर्य हो जाएगा कि दीर्घ भाग। अब उसका हम जब विलोम शब्द लिखेंगे तो वह कैसे लिखेंगे, तो अनिष्ठा, अनिष्ठा अर्थात छोटा भाग। अनिष्ठा शब्द का तात्पर्य हो जाएगा छोटा। दूसरा है अधा, अधा शब्द अर्थात होता है नीचे। अधा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऊर्ध्वम, अर्थात ऊपर की ओर। तीसरा है एक बारम, अर्थात सिंगल डिजिट, वन टाइम, एक बारम। उसका जब विलोम शब्द हम लिखेंगे तो लिख देंगे हम भूयः, भूयः अर्थात अनेक बार। फिर है अनवधित, अनवधित अर्थात बिना पढ़ा हुआ। अधीतम अर्थात पढ़ा हुआ। फिर है अंतिम किंचित, अर्थात थोड़ा, उसका हम विपरीत लिख देंगे सर्वम, अर्थात सब कुछ। किंचित मतलब कुछ एक, और सर्वम अर्थात सब कुछ। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरु। नीचे कुछ शब्द और कुछ धातु दी गई है जिनके साथ में आपको तुमन प्रत्यय का योजन करके नए शब्द को निर्माण करना है। तो देखिए पहला शब्द है श्रुधन तुमन, तो श्रु धातु के साथ जब तुमन प्रत्यय लगेगा तो श्रोतुम शब्द यहां पर बन जाता है। फिर है दूसरा वंद धन तुमन बराबर बंदितुम, पठ धन तुमन बराबर पठितुम, क्रीधन तुमन करतुम, वि धन ज्ञा धन तुमन बराबर विज्ञातुम, वि धन अ धन ख्या धन तुमन बराबर व्याख्यातुम। इस प्रकार से तुमन प्रत्यय योजन करने वाले शब्द बनते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे अहम किंचित पृष्ठुम, इच्छ धातु के लट लकार में बनाना है। तो अहम शब्द करता है, तो अहम के साथ में इच्छ धातु से लट लकार में इच्छामि शब्द का हम प्रयोग यहां पर कर देंगे कि अहम किंचित पृष्ठुम इच्छामि। मनः अन्नमयम, भू धातु लट लकार, तो हम लिख देंगे भवति, मनः अन्नमयम भवति। फिर है सावधानम, श्रु धातु लोट लकार में, तो सावधानम शृणु, आदेशात्मक वाक्य, लोट लकारम नाम आदेशात्मक आज्ञार्थक वाक्य, शृणु लिख देंगे हम। फिर है तेजस्विनौ अधीतम, अस धातु से लोट लकार, तो हम लिख देंगे अस धातु के लोट लकार में बनता है अस्तु, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु। और अंतिम है श्वेत केतु आरुणे शिष्य, अस धातु लंग लकार, लंग लकार अर्थात आसीत, कि श्वेत केतु जो था वह कौन था, आरुणी का शिष्य था, आसीत हो जाएगा यहां पर। अब देखिए प्रश्न नंबर, इसी का आ वाला भाग है कि उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार आपको वाक्यों की रचना करनी है। जैसे अहम पुत्रम पठितुम उपदिशति दिशामि, मैं पुत्र को पढ़ने के लिए उपदेश देता हूं। अहम गुरुम ज्ञातुम प्रणमामि, मैं गुरु को ज्ञान देने के लिए प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, इसलिए मैं उनको क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। अहम छात्रम पठितुम आज्ञापयामि, मैं छात्र को पढ़ने के लिए आज्ञा देता हूं। अहम शिक्षकम गंतुम प्रक्षामि, मैं शिक्षक से जाने के लिए पूछता हूं। अहम शिक्षकम गंतुम प्रक्षामि, जाने के लिए पूछता हूं। और अंतिम है अहम गीतम श्रोतुम अवगच्छामि, मैं गीत सुनने के लिए आया हूं, मैं गीत सुनने के लिए यहां आया। प्रश्न नंबर 6 है, अब देखिए इसके बाद में संधिम कुरुत, संधि आपको बतानी है। तो देखिए आपको संधि विच्छेद करके यहां पर दे दिया गया है। अब हमें इन शब्दों के संधि युक्त पद को निर्माण करना है। जैसे पहला है अशितस्य धन अन्नस्य,
तो यहाँ पर अशितस्य धन अन्नस्य दीर्घ संधि हो जाएगी अशितस्यान्नस्य, संधि पद बनेगा अशितान्यस्य। दूसरा है इति धन अपि धन अवधार्यम, बनेगा इत्यप्यधार्यम इत्यप्यधार्यम इत्यप्यधार्यम। फिर है का धन इयम गुण संधि, का धन इयम बराबर केयम। नौ धन अधीतम बराबर नावधीतम, अयादि संधि नावधीतम, नौ धन अधीतम बराबर नावधीतम। और अंतिम है भवती धन इति बराबर भवती इति, बराबर कौन सी संधि, तो दीर्घ संधि यहां पर हो जाएगी। अब इसी का दूसरा वाला भाग है कि स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर, प्रश्न वाक्यों के आधार पर आपको स्थूल पद को हटा करके वहां प्रश्नवाचक शब्द का निर्माण करना है। जैसे पहला है कि मध्यमानस्य दधनः अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति, कि मध्यमानस्य अर्थात मथे हुए दही का जो ऊपरी भाग होता है वह घी होता है, तत्सर्पी भवति, जो ऊपर आता है। तो मध्यमानस्य के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिख का निर्माण करना है, जो कि है कीदृशस्य, कि कीदृशस्य अर्थात कैसे दही के ऊपर आने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो वैसे भाग को हम क्या कहते हैं, दही कहते हैं, घी कहते हैं। तो कि मध्यमानस्य के स्थान पर हमें कीदृशस्य शब्द का प्रयोग करना है। दूसरा है देखिए कि भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, कि आपके द्वारा हमें घी की उत्पत्ति का रहस्य बतला दिया गया है। तो भवता अर्थात भवता शब्द को हटा करके हमें लिखना है कि भवता अर्थात आपके द्वारा, तो प्रश्नवाचक शब्द हमें बनाना है वहां, तो हम लिख देंगे किसके द्वारा, अर्थात केन शब्द का हम वहां पर प्रयोग कर देंगे। तीसरा है आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति, तो श्वेत केतु शब्द को हटा करके हमें लिखना है कि कहा आरुणिम उपगम्य कह अभिवादयति, आरुणि के पास जाकर के कौन अभिवादन करता है। चौथा है श्वेत केतु वाक विषय पृच्छति, श्वेत केतु ने किसके विषय में पूछा, तो वाक अर्थात वाणी के विषय में प्रश्न पूछा। तो श्वेत केतु किम पृच्छति, श्वेत केतु क्या पूछता है, यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न है कि पाठस्य सारांशम पंचवाक्य ही लिखत, पाठ का जो सारांश है आपको 5 वाक्यों में लिखना है। तो पाठ का जो सारांश है उसको हमें 5 वाक्य में लिखना है। तो हम पहला वाक्य लिख सकते हैं कि मनः अन्नमयम भवति, क्योंकि जिस पाठ का नाम, पाठ के नाम पर ही हम इन वाक्यों को लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आधार भी हो जाएगा और उसका सारांश भी वही हो जाएगा। तो हम जैसे पहला वाक्य लिख देंगे मनः अन्नमयम भवति, मन जो होता है अन्नमय होता है। इसके बाद में हम लिख देंगे जैसे प्राणः आपोमयम भवति, प्राण जो होते हैं वो आपोमयम अर्थात जल के अधीन होते हैं। और तीसरा लिख देंगे हम वाक तेजोमयी भवति, वाणी जो होती है वह तेजोमयी होती है। 3 वाक्य तो हमारे यही हो जाएंगे सरल सरल से। इसके बाद में एक वाक्य हम लिख देंगे कि मानवः यादृशम अन्नादिकम गृह्णान्ति तादृशम तस्य चित्तादिकम भवति, उसी प्रकार से उसका चित्त होता है जिस प्रकार के वह अन्न को ग्रहण करता है। और एक वाक्य हम लिख देंगे अंतिम में कि श्वेत केतु एतत् सर्वम हृदयेन अवधारयति, कि श्वेत केतु ने जो जो आरुणि के मुख से सुना है उस सब को उसने अपने हृदय में धारण कर लिया है। श्वेत केतु ने समस्तम अवधारयति कुत्र तस्य हृदयेन। तो बच्चों ये था पार्ट 12 और उसके प्रश्न और उत्तर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए, और यदि आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को समाप्त करना चाहते हैं तो भी हमें आप कमेंट करके लिख दीजिए। ये पार्ट आपका समाप्त हो चुका है और ये सेमुशी नामक जो पुस्तक कक्षा 9 की संस्कृत की है ये भी समाप्त हो चुकी है। अब हम इस आपके ही कोर्स की जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है व्याकरण वीथी, अब हम व्याकरण वीथी के प्रश्न और उत्तर को जल्दी से जल्दी आपके सामने बना करके प्रस्तुत करने जाएंगे। तो बच्चों इस चैनल को देखते रहिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।